आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं जिस पे आज घटना चक्र की दृष्टि आंख वाली जो है सेकंड एडिशन है, इसको आगे कवर करते हैं। चलो देखते हैं। इसमें पहला सवाल लेते हैं हम लोग खाद्य सुरक्षा सूचकांक से। राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का पहला संस्करण 2019 में 7 जून को जारी किया गया था। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। इस सूचकांक में ये सूचकांक 5वें संस्करण है। इसमें 5 बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पर है, पंजाब दूसरे में, तमिलनाडु तीसरे में, मध्य प्रदेश चौथे में और उत्तर प्रदेश 5वें में है। बड़े राज्यों में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा है। गोवा पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर में मणिपुर है, तीसरे नंबर पे सिक्किम, चौथे में मेघालय और 5वें में नागालैंड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 14.5 अंकों के साथ मिजोरम अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे में और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर। इस श्रेणी में लक्षद्वीप कुल अंक 4 के साथ अंतिम पायदान पर है। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2021-22 का है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को प्रेरित करने के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को डिजाइन किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सूचकांक सर्वप्रथम 2019 में जारी किया गया था। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। इसमें 10 ग्रेडों को विभक्त किया गया। उच्चतम ग्रेड जो कुल 1000 अंकों में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को दिया जाएगा। न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 460 अंक तक प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। PGI 2.0 में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। देख लेते हैं संबंधित ग्रेड प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम क्या है। दक्ष ग्रेड में कोई नहीं है, उत्कर्ष में कोई नहीं है, अति उत्तम में कोई नहीं, उत्तम में कोई नहीं है, प्रचेष्ट में कोई नहीं है, प्रचेष्ट 2 चंडीगढ़ और पंजाब में, प्रचेष्ट 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी और तमिलनाडु। आकांक्षी में देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। आकांक्षी 2 में असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। आकांक्षी 3 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम है। इंडिया रैंकिंग्स 2023 NIRF केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। इसके स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं। 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स जारी की है। ये 8वां संस्करण है। इसमें 5 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। तो पहले नंबर में समग्र है, फिर कॉलेज है, फिर विश्वविद्यालय है, फिर अनुसंधान संस्थान है, फिर नवाचार है। इंडिया रैंकिंग्स 2023 में शीर्ष 5 स्थान समग्र श्रेणी में IIT मद्रास चेन्नई का है पहले स्थान पर, दूसरे में भारतीय विज्ञान संस्थान, तीसरे में IIT दिल्ली है और चौथे में IIT बॉम्बे, 5वें में IIT कानपुर है। इंडिया रैंकिंग्स 2023 में समग्र श्रेणी में रिपोर्ट में 10 उत्तर प्रदेश में से केवल IIT कानपुर को ही 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 10 में से केवल और केवल उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। समग्र श्रेणी में बिहार स्थित IIT पटना को 66वीं रैंक प्राप्त हुई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार को रैंक बैंड 151 से 200 में स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज श्रेणी में शीर्ष स्थान मिरिंडा हाउस दिल्ली, अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को
नवाचार श्रेणी में IIT कानपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रबंधन विषय में शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद को मिला है। फार्मेसी में शीर्ष स्थान राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। विधि विषय में शीर्ष स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र विषय में शीर्ष स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सिंगोल भी स्थापित किया। नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। त्रिभुजाकार में बना यह नया संसद भवन 4 मंजिला है। इस भवन का लगभग 64,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इस भवन में 3 मुख्य प्रवेश द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटों की क्षमता, जबकि राज्यसभा हॉल में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। इसके साथ ही नई संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है। संसद भवन में सिंगोल की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर एक पवित्र सिंगोल का निर्माण किया गया। इस सिंगोल को एक तमिल आधीनम धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। वर्ष 1947 में पंडित नेहरू ने को प्राप्त सिंगोल की लंबाई 5 फीट थी। उस पर सोने की एक परत चढ़ाई गई थी। 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू द्वारा सिंगोल को प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ऐतिहासिक राजदंड सिंगोल की स्थापना की गई। वर्ष 1947 के उसी सिंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन में स्थापित किया गया है। सिंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों के माध्यम से सिंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। सिंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं उड़ान 5.1। केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की गई थी वर्ष 2016 में। इसके द्वारा उड़ान योजना चलाई जा रही। उड़ान का पूर्ण रूप उड़े देश का आम नागरिक है। अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ था। अप्रैल 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच की गई थी। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों को मंजूरी दी गई है। पहला था उड़ान 1.0, दूसरा 2.0, तीसरा था उड़ान 3.0, चौथा उड़ान 4.0 और अब उड़ान 5.1 की बात हो रही है। तो उड़ान योजना के 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.1 की शुरुआत की थी। इस चरण का उद्देश्य देश के दूर दराज क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क लक्ष्य हासिल करना था। 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5 योजना की शुरुआत की गई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार 5.1 योजना की शुरुआत है। इस योजना का उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में चुनाव हुए, उसके बारे में स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 23 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित किए गए हैं। इन परिणामों के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत हासिल किया। उल्लेखनीय कि 1985 के बाद कर्नाटक की जनता ने चुनावों में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान नहीं किया। वर्ष 2023 के चुनाव में भी यही प्रवृत्ति जारी रही।
20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। थोड़ा सीटों का देख लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटें जीती। दूसरे नंबर में भारतीय जनता पार्टी 66, जनता दल ने 19, निर्दलीय 2, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष ने 1, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष ने 1 सीट को प्राप्त किया है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है। यह देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। दैतव्य है कि NCB ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की है। स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। ये 2 क्षेत्र हैं, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज एवं पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस आते हैं। वहीं स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। स्मरणीय तथ्य इसके भी हम लोग देखते हैं। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। यह भारतीय युवाओं को IAF इंडियन एयरफोर्स से जोड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस केंद्र की देखरेख और प्रबंधन का दायित्व चंडीगढ़ प्रशासन पर है। वहीं हथियार और अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स की है। इस विरासत केंद्र के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया जा रहा है। मणिपुर हिंसा बहुत ही महत्वपूर्ण। मणिपुर 3 राज्यों नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। मणिपुर के 16 जिले हैं, परंतु आमतौर पर घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी जिलों की संख्या 5 और राज्य के 90% से क्षेत्र आच्छादित है, जबकि घाटी जिले राज्य के मात्र 10% क्षेत्र में ही विस्तृत। मणिपुर में निवास करने वाले प्रमुख जातीय समूहों में मैतेई, नागा, कुकी, चिन शामिल हैं। मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि नागा और कुकी चिन जनजातियां पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। स्मरणीय तथ्य इसके देखते हैं हम लोग। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मैतेई समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से ST का दर्जा पाने की मांग कर रहा था। उच्च न्यायालय के इस निर्देश के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। गौरतलब है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय के पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, परंतु संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद उसका यह दर्जा छिन गया। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग का गठन किया गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग के 2 अन्य सदस्य शामिल हैं, पूर्व IAS अधिकारी हिमांशु शेखर और पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर। मैतेई को ST का दर्जा के विरोध में लोगों का तर्क है कि मैतेई शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अग्रणी, अतः उन्हें ST का दर्जा दिए जाने पर वर्तमान में ST का दर्जा प्राप्त समुदाय को आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही ST का दर्जा प्राप्त होने पर मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भी भूमि क्रय कर सकेगा, जिससे वर्तमान जनजातीय समूह अपने क्षेत्र की भूमि से वंचित हो जाएंगे। मणिपुर में शांति समिति का गठन 10 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की इस समिति की अध्यक्षता करेंगी।
समिति का अधिकार क्षेत्र राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी पक्षों से बातचीत शामिल है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 27 अप्रैल को इसे जारी किया गया। यह 2 भागों में फर्म स्तरीय सर्वेक्षण, नवाचार क्षेत्रीय प्रणाली। फर्म स्तरीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया को एक सूचकांक में परिवर्तित किया गया, जिसे भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक नाम दिया गया है। इस सूचकांक में 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं, जबकि बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। कर्नाटक को पहला है, दूसरा तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है तथा उत्तर पूर्वी राज्य असम को छोड़कर अंतिम पर। केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव प्रथम स्थान पर है, जबकि जम्मू कश्मीर इस श्रेणी अंतिम स्थान पर है। भारत में जल निकायों की प्रथम जनगणना। अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली जनगणना संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। गणना के फलस्वरूप अखिल भारतीय और राज्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। देश में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि 2.9% शहरी क्षेत्रों में। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पश्चिम बंगाल है। शहरी क्षेत्रों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, तीसरे में केरल, चौथे में उत्तर प्रदेश और 5वें में त्रिपुरा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश तीसरे में, उड़ीसा चौथे और असम 5वें में। कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित और 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं। उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या 2,45,087 दर्ज की गई है, जिसमें 97.98% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.02% शहरी क्षेत्रों में स्थित है। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री ने जल बजट प्रस्तुत किया। भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों और 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 22 से 24 मार्च को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सह मेजबानी तजाकिस्तान एवं नीदरलैंड्स द्वारा की गई है। वर्ष 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार ही जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। हाल ही में भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से
27। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी दी है। यह नीति 5 वर्ष तक क्रियान्वयन करेगी। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होंगी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या देश में 6 है। राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या 6 है, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 10 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबुतु से लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 से 23 से लगाकर 2025 से 26 के लिए मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2,967 गांवों को समग्र विकास में शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये राज्य हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 15 मार्च को निर्धारित थी, जिसके कारण 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या 60 है, जबकि मेघालय में 60 सीटों में 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। में और ज़्यादा कुछ नहीं देख लेते हैं हम। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी। फिर सेकंड नंबर में आ जाते हैं नागालैंड। 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 12 मार्च को निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, जिसमें 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो चुनाव परिणाम देख लेते हैं। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। त्रिपुरा पे आते हैं। 12वीं विधानसभा त्रिपुरा का जो कार्यकाल था वो 22 मार्च 2023 तक ही था, जिसके कारण 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न किए गए। यहाँ कुल सीटें 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने 32 सीटें यहाँ पर जीती थी।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, 4 अप्रैल को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट वास्तव में 22 की है और 23 में जारी की गई। ये इसका तीसरा संस्करण था। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक दी गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है बड़े और मध्यम आकार के राज्य और दूसरा छोटे राज्य। तो बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है, जबकि अंतिम पायदान में उत्तर प्रदेश को 18वीं रैंक प्राप्त हुई है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, जबकि अंतिम पे गोवा है। एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। ये यात्रा लगभग 3200 किलोमीटर की थी। भारत के साथ साथ इसने बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों में यात्रा की। ध्यातव्य की एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। ये यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है। इस यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक भी शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित की गई थी। ध्यातव्य की एमवी गंगा विलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से मुक्त है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, इसे 18 जनवरी 2023 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई। साथ ही यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पढ़ने में गणित के बुनियादी क्षमताओं पर भी केंद्रित है। इसमें 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के नामांकन दर विगत 15 वर्षों में 95% से ऊपर रही है। वर्ष 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 15 से 16 आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां अनामांकित थी, जबकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो कि मध्य प्रदेश में 17%, उत्तर प्रदेश में 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2% है। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम दर्ज था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। तीसरे नंबर पे कोल्लम जंक्शन केरल का है, जिसकी लंबाई 1180.5 मीटर है। विदिशा 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। कोल्लम
भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसे प्रधानमंत्री ने 4 जनवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए प्रारंभिक परिव्यय के रूप में मंजूर किए गए हैं। इस मिशन को वर्ष 2030 के लिए संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक कुल निवेश होगा। 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की भी कमी आएगी। वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल ये ऊधमपुर से बारामूला तक है। इसकी लंबाई 272 किलोमीटर है। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र है। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती हैं। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र तिरुपति नगर निगम ने फाइटोरिक तकनीकी पर आधारित किया है, जो देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तरल स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज उपचार संयंत्र, एशिया के सबसे बड़े सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। तो ये आज की क्लास रही आप लोगों के लिए। घटना चक्र का करंट अफेयर्स है जो राष्ट्रीय स्तर का है। आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोग जुड़ेंगे और हम भी नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।